इस आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिलेटिवली नया केस है, 2013 का है। इसकी साइटेशन आप देख सकते हैं 7 SCC 653। बेसिकली मैं लिली थॉमस का एक बैकग्राउंड दे दूँ। लिली थॉमस एक PIL एक्टिविस्ट थी। एंड जब भी उन्हें कोई लगता था कि हमारे लीगल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या हमारे लॉज में कुछ इनक्वालिटी है, सो शी यूज टू फाइल एंड PIL। शी वॉज ऑल्सो लॉयर, वेरी गुड लॉयर। और वो PIL करके उसके खिलाफ करती थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के खिलाफ है। उन्होंने बहुत सारे और भी PIL किए हैं। सो बेसिकली ये केस है, दिस केस डील्स विद रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड द petitioner सेज दैट कि 1991 का RPA इज़ अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? तो बेसिकली होता ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। ये दो आर्टिकल बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर। अगर 102 है फॉर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड 191 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर आइदर हाउस ऑफ एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आप मतलब आप स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उससे आप डिस्क्वालीफाई किन ग्राउंड्स पे हो सकते हैं। जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है दोनों में लगभग सेम ही, लगभग क्या पूरे पूरे सेम ही है। तो लिली थॉमस का आर्ग्यूमेंट रहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अल्ट्रा वायर्स है। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है? जैसे आप देखेंगे सेक्शन 102 में और सेक्शन 191 में लास्ट में एक ग्राउंड दिया है, इफ़ ही सो डिस्क्वालिफाइड और एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब इन 4 ABCD ग्राउंड्स के अलावा पार्लियामेंट अपने से में कुछ और ग्राउंड बना सकती है जिसके बेसिस पे वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। इसी ग्राउंड को लेकर हमारा RPA 1951 बनाया गया था और उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस दिए गए हैं जिनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन सा पार्लियामेंट्री किन ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो उन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट हो गया। तो बहुत सारे ऑफेंसेस हमें डील नहीं करना है, हमें डील करना है सिर्फ सेक्शन 84 से। 84 क्या बात करता है, मैं 84 की तरफ लेके चलता हूँ आपको, एक सेकेंड। यस, नाउ वी आर एट 84। 84 बड़ा बड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। सेक्शन 84 बात करता है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन कन्विक्ट हो जाता है, सो बेसिकली ये एक बायस क्रिएट करता है सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के बीच में और किसी नए आदमी ने जो इलेक्शन जीता है उसके बीच में। अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाता है फॉर एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द A1, 2 एंड 3 सेक्शन ऑफ RPA इन 1991 के एक्ट में, देन उसको उसको एक प्रिविलेज मिलता है। प्रिविलेज क्या है? That or conviction is a member of parliament or legislature of state effect until 3 months have elapsed from the date or within that period an appeal or application is revision is brought in respect of the conviction or sentence। मतलब अगर कोई सिटिंग मेंबर कन्विक्ट हो गया किसी एक ऑफेंस के लिए मेंशन इन RPA, तो उसको 3 महीने का टाइम मिलेगा। क्या कहते हैं कि जब तक जिस दिन से वो कन्विक्ट हुआ है और उस 3 महीने के बाद ही मतलब उसके खिलाफ वो डिस्क्वालिफिकेशन एक्टिवली अप्लाई करेगा। और अगर उस बीच में वो कोई अपील फाइल कर देता है तो अपील फाइल करने के बाद टिल दैट अपील इज सेट ऑफ बाय द कोर्ट ही विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। सो बेसिकली ये एक तरीके का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज PP है टू सिटिंग मेंबर्स ऑफ, ये एक पार्लियामेंट है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है और ये एक इलेक्शन जीत कर आया है, इसके और इसके बीच में इसको ये PP मिल गया इस सिटिंग मेंबर को, है ना। तो ये ग्राउंड्स थे लिली थॉमस जी के कि ये बेसिकली अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ये बेसिकली एक बायस क्रिएट कर रहा है। और उसको बताने के लिए उन्होंने 2-3 कंटेंशंस दिए जो कि मैं आपको बताता हूँ। फाली नरीमन साहब लिली थॉमस जी के लिए लड़े थे, खड़े हुए थे। फाली नरीमन ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो बेसिकली करते हैं, उन्होंने एक केस का नाम दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस साका वेंकट राव, है ना। इस केस में बड़ी अच्छी बात ये दिखी गई थी, इसका ये है कि दैट what is that, let me see once, which it was held that article 191 lays down the same set of disqualification for elections as well as for continuing member। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन वर्सेस साका वेंकट राव का रेशियो रिसेंट ये था कि अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का है और कोई आदमी इलेक्शन कर जीत कर आ रहा है तो उन दोनों के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स सेम रहेंगे एज मैंशनड इन आर्टिकल 191।
और बेसिकली मिस्टर नरीमन कहते हैं कि सिंस आर्टिकल, हाँ, तो मिस्टर नरीमन कहते हैं कि सिंस आर्टिकल 191 एंड 102 डू नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज फॉर सिटिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, तो बेसिकली आर्टिकल 84 जो कि निकाला गया है वो दैट लैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, क्योंकि अगर हम 102 या 191 पे आए, इन दोनों में कोई भी स्पेसिफिक प्रिविलेज नहीं दिया गया पार्लियामेंटेरियंस को. पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चोजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सी, इलेक्शन के लिए भी और सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के लिए भी सेम ग्राउंड्स, सेम ग्राउंड. So that is why Section 84 of RPA lacks constitutional backing. That is what Mr. Nariman says. अब इसके खिलाफ बहुत सारे कंटेंशंस आते हैं. मिस्टर पारस कुहाड़ उस वक्त एएसजी थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे इंडिया के, वन ऑफ द एएसजी. वो कहते हैं कि यार देखो, ये सब बातें अंग्रेजी में लिखी है, मैं हिंदी में समझाता हूँ. वो ये कहते हैं कि देखो यार, बात ये है कि पार्लियामेंट, इट इज़ इवेंचुअली द गवर्नर और द प्रेसिडेंट हु हैज़ टू डिसाइड. अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन आरपीए, तो गवर्नर या प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि वो डिस्क्वालीफाई होना है कि नहीं, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज विच द सिटिंग मेंबर्स हैव. सो यार कोर्ट की फाइंडिंग आती है कि देखो ये वो कहती है कि कोर्ट इवेंचुअली सेज दैट ऑल द contentions which the ASG has given are of no use. Basically the contention which basically the court goes through a lot of case laws, English case laws, which you do not have to go right now. You have to understand the case. तो के बेसिकली कोर्ट ये कहती है कि going through the 101(3) and 193 of the Constitution, the Constitution expressly prohibit Parliament to defer the date from which disqualification will come into effect in case of sitting member of the Parliament or state legislature. उसके बाद पार्लियामेंट कहती है बेसिकली, and the important line is looking at the affirmative terms of Article 101E and 191(1)(e) of the Constitution, we hold that Parliament has been vested with the power to make law laying down the same disqualification for the person to be chosen as a member of Parliament or a state legislature and sitting member of a House of a Parliament or a state legislature. मतलब आप कोई इलेक्शन लड़के आ रहे हो या ऑलरेडी बैठे हुए हो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, आपके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड सेम होंगे. देयरफॉर पार्लियामेंट हैज़ एक्सीडेड इट्स पावर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन इनैक्टिंग सबसेक्शन 8(4) ऑफ द एक्ट एंड अकॉर्डिंगली द सबसेक्शन 4 इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो रही राम कथा यही रही कि ये एक पार्लियामेंट है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि ऑलरेडी का मेंबर है, एम से मेंबर, और ये एक आदमी है जो कि इलेक्शन जीत कर आ रहा है. तो इसके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स, डी से डिस्क्वालिफिकेशन और इसके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स एज मेंशन इन 102 विल बी सेम, नो डिफरेंस. देयरफॉर 84 RPA 1951 इज अल्ट्रा वायर्स. डन, सिंपल सी बात है. मैं एक शॉर्ट नोट्स इस केस के एंड पे दे रहा हूँ. आई होप आपको केस समझ में आया होगा. So basically this is the notes. I'll just go through it. Hold on a second. I hope you guys can cope up with my handwriting. थोड़ी गंदी है.